हेलो दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट टाइप में एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग मुख्यतः अल्फ़ा एलिमिनेशन, जिसे 1-1 एलिमिनेशन कहते हैं, दूसरा बीटा एलिमिनेशन जिसे 1-2 एलिमिनेशन कहते हैं, और बीटा एलिमिनेशन 3 प्रकार का होता है, जिसमें एक है E1, दूसरा है E2 और तीसरा है E1CB या E1 यूनिमॉलिक्यूलर कंजुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके पश्चात हम लोग सिडजैव और हाफमैन का रूल देखेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड है, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन and Peterson reaction which is used in the making of एल्कीन और स्टीरियोकेमिस्ट्री, इस सभी का हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रारंभ करने से पहले हम लोग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में काफ़ी समानताएं भी है और थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है। तो देखिए डिफरेंस क्या है कि अगर न्यूक्लियोफाइल आर स्ट्रॉन्ग बेस, अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे NaOH तो KOH है, लेकिन अगर उसमें एल्कोहलिक लगा देते हैं तो ये NaOH KOH काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे एल्कोहलिक NaOH KOH, NaNH2 KNH2, तो ऐसे अगर रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं, NaNH2 है, KNH2 है, लेकिन एल्कोहलिक लगा होता है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो जाते हैं। उस केस में एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करता है सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। दूसरा है, अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल बल्की बेस है, जैसे TBUO मतलब टर्सरी ब्यूटॉक्साइड या टर्सरी पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड या DDU, ये सब अगर बल्की रिएजेंट हम यूज करेंगे, न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे, तो वहाँ भी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है ओवर द सब्स्टिट्यूशन। मतलब एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में एलिमिनेशन रिएक्शन वहाँ फेवर करता है। तीसरा, अगर टेम्परेचर हमारा काफ़ी हाई है, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है, तो वहाँ भी रिएक्शन हमारा एलिमिनेशन होता है सब्स्टिट्यूशन के कंपेयर में। और चौथा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन न्यूक्लियोफाइल, यहाँ जनरली हम लोग न्यूक्लियोफाइल बेस लेंगे तो रिमूव प्रोटॉन H+, वाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में टेक्स प्लेस व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक एट कार्बन एटम। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारा जो बेस है उसका काम है प्रोटॉन को निकालना, और लिविंग ग्रुप तो दोनों में निकलता है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन पर अटैक करता है, जबकि एलिमिनेशन में हमारा न्यूक्लियोफाइल जो बेस होता है वो हाइड्रोजन को रिमूव करता है। तो ये 4 बेसिक डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन इज अ रिवर्स ऑफ एडिशन। एडिशन में हम लोग किसी रिएजेंट को ऐड करते हैं, लेकिन एलिमिनेशन में हम लोग उसी रिएजेंट को रिमूव कर देते हैं, अर्थात रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन इन दीज रिएक्शन रिमूव ऑफ 2 ग्रुप, बोथ ग्रुप में भी सेम कार्बन और एडजेसेंट कार्बन एटम। मतलब इसमें जो दोनों ग्रुप निकलते हैं या स्पीसीज निकलेंगे, वो या तो एक ही कार्बन से निकलेंगे या अलग अलग कार्बन से। एक ही कार्बन का मतलब एक ही कार्बन पर लगे हुए लिविंग ग्रुप रहें, या अलग अलग कार्बन जिसे एडजेसेंट कार्बन बोल सकते हैं। जैसे ये X यहाँ है तो H यहाँ पर है, तो ये ग्रुप निकले, तो ये एडजेसेंट कार्बन पर निकले। टू फॉर्म अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट, इसमें हमेशा अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन या एल्काइन टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। इन दिस रिएक्शन लिविंग ग्रुप शुड बी गुड लिविंग नेचर। लिविंग ग्रुप का नेचर जितना अच्छा होगा रिएक्शन उतना अच्छा होगा, हमने सब्स्टिट्यूशन में बताया। तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में काफ़ी समानताएं भी हैं, लेकिन थोड़ा जो डिफरेंट था हमने आपको बता दिया पीछे। न्यूक्लियोफाइल विच इज यूज एक्ट्स एज ए बेस, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल यूज किया जाता है वो हमेशा एक बेस की तरह बिहेव करता है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस अंडर हीटिंग कंडीशन, और हीटिंग यहाँ भी थोड़ा सा दिया जाता है। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो एलिमिनेशन रिएक्शन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है अल्फ़ा R1-1 एलिमिनेशन, और दूसरा होता है बीटा R1-2 एलिमिनेशन। यहाँ इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है वो बीटा पढ़ना है, जिसे 1-2 एलिमिनेशन। ये 3 प्रकार का होता है, E1, E2 और E1CB।
तो E1 एलिमिनेशन क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच बोथ ग्रुप आर स्पीसीज आर रिमूव फ्रॉम सेम कार्बन इज नोन एज अल्फा आर 1,1 एलिमिनेशन। तो देखिए आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर जो लिविंग बेस का काम है इस प्रोटॉन को निकालना, तो ये प्रोटॉन को पहले स्टेप में निकाल लेगा और पहले स्टेप में जब निकाल लेगा तो दूसरे स्टेप में हमारा लिविंग ग्रुप निकलेगा और एक ही कार्बन से लिविंग ग्रुप और H+, बेस ने H+ को निकाला और Cl अपने आप निकल गया। तो एक ही कार्बन से ग्रुप जो दो ग्रुप निकले हैं जिसमें एक मोस्टली हैलोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है, तो इसमें जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा ये कार्बीन टाइप का मिला हुआ है। क्योंकि एक ही कार्बन से निकले हुए दोनों ग्रुप, इसीलिए इसको अल्फा एलिमिनेशन और 1,1 एलिमिनेशन कहा जाता है। अल्फा एलिमिनेशन की बात करें तो जैसे ये एग्जाम्पल में आपको दिखेगा रीमर टीमर रिएक्शन और कार्बिलेमिन रिएक्शन में, तो ये दो इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन में आपको 1,1 एलिमिनेशन मिलता है, जहाँ पर क्लोरोफार्म या हेलोफार्म का एल्कोहलिक यानी NaOH या KOH का रिएक्शन करके कार्बिन बनाया जाता है। उसके बाद रीमर टीमर में तो फिनॉल का रिएक्शन कराया जाता है जिसमें सैलिसिल्डिहाइड बनता है, और उसके बाद कार्बिलेमिन रिएक्शन भी जो है वो भी 1,1 या अल्फा एलिमिनेशन का उदाहरण है। दूसरा जो है वो बीटा आर 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन लिविंग ग्रुप आर रिमूव फ्रॉम वन कार्बन वाइल अदर ग्रुप, इसमें मोस्टली जो प्रोटॉन्स निकलते हैं वो रिमूव फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन। तो जैसे इसमें क्या है कि एक लिविंग ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है ये अगले कार्बन पर, लिविंग ग्रुप दूसरे कार्बन पर, एडजेसेंट कार्बन पर लगे होते हैं। तो यहाँ से जब दोनों निकलेंगे तो इसको हम बीटा आर 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये मुख्यतः तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए दिया हुआ है, बेस का काम है प्रोटॉन का निकलना और लिविंग ग्रुप अच्छा होता है। तो लिविंग का नेचर ही होता है कि रिएक्शन को लिव कर, जैसे रिएक्शन शुरू होता है रिएक्शन को लिव करके चला जाता है। तो यहाँ लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों निकल गए हैं, इसीलिए एल्कीन बना हुआ है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को बीटा आर 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं। यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन और E1CV। अब इसी को हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे। तो E1 एलिमिनेशन को कंपेयर कीजिए SN1 से, जैसे SN1 वैसे E1 और SN1 में डिफरेंस क्या है कि E1 में हम लोग जो न्यूक्लियोफाइल लेंगे वो बेस होगा और SN1 में जो न्यूक्लियोफाइल लेते हैं वो वीक न्यूक्लियोफाइल लेते थे। तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल, जो कि वीक बेस की तरह बिहेव करेगा। जैसे ROH है, H2O है, ये वीक बेस होते हैं। और E1 डिस्क्राइब एन एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज यूनिमॉलिक्यूलर, इसमें डज नॉट इन्वॉल्व द बेस, इसमें बेस इन्वॉल्व नहीं होता, न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं होता। लिविंग ग्रुप इज रिमूविंग फर्स्ट स्टेप, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इसमें देखिए लिविंग ग्रुप जब निकला हुआ है तो इसमें कार्बोकेटायन बना है, जो कि SN1 में भी होता था। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है क्योंकि इसमें लिविंग ग्रुप धीरे धीरे निकलता है, लेकिन हमारा जो बेस है वो वीक है, तो पहले स्टेप में वो रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो दूसरे स्टेप में जब हमारा लिविंग ग्रुप निकलता है तो यहाँ हमारा प्रोडक्ट मिलता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं E1 एलिमिनेशन, जिसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसमें लिविंग ग्रुप पहले निकलता है और जो फास्ट स्टेप है उसमें प्रोटॉन निकल जाता है। तो इस प्रकार हमारा ये जो प्रोडक्ट मिलता है इसको बोलते हैं E1 एलिमिनेशन। E1 रिएक्शन की मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। E1 रिएक्शन कैन बी रेजियो सेलेक्टिव, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है जो टेट्रा सब्स्टिट्यूट की बात करें, अगर हम टेट्रा सब्स्टिट्यूट यहाँ पे अगर 3 4 CH3 लगाएं तो इसे टेट्रा सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। और अगर इसमें H1 लगा दें तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड इज अ मोर स्टेबल दैन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एंड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड इज मोर स्टेबल दैन डाई सब्स्टिट्यूटेड। मैंने हाइपर कंजुगेशन बताया है, तो वहाँ हाइपर कंजुगेशन के आधार पर ही आप किसी एल्कीन की स्टेबिलिटी को बता सकते हो। तो वो जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वो उतना ही स्टेबल होगा। तो E1 रिएक्शन में हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड मिलता है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज अ मोर स्टेबल। तो अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ H लगा दूं, यहाँ CH3 लगा दूं, तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। अगर हम इसमें CH3 लगा दें तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड इज मोर स्टेबल दैन डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो यही कह रहा है कि E1 रिएक्शन में ऑलवेज प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा E1 रिएक्शन से होगा और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्म करेगा।
दूसरा हमारा जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं E2 या एलिमिनेशन बाई मालिक्यूलर रिएक्शन। अब इसको कंपेयर करिए SN2 से, तो दो रिएक्शन डिस्क्राइब एन एलिमिनेशन दैट हैज बाई मालिकुलर, ये बाई मालिकुलर होता है। इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दैट मस्ट इन्वॉल्व द बेस, इसमें जो आपका ट्रांजिशन स्टेज जैसे SN2 में बनता था इसमें भी बनता है, तो इसमें जो बेस भी इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएजेंट और रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट दोनों पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसको E2 या बाई एलिमिनेशन बाई मालिकुलर रिएक्शन कहा जाता है। इसमें लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप एंड प्रोटॉन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, जैसे SN2 में दोनों निकलते थे साथ साथ। दिस रिएक्शन आकर्स व्हेन न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्ग, तो SN2 में भी जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता था वो बहुत स्ट्रांग होता था। यहाँ पर जो बेस यूज किया जाएगा वो बहुत स्ट्रांग रहेगा, जैसे एल्कोहलिक NaOH, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaNH2, एल्कोहलिक KOH, DDU, ये स्ट्रॉन्ग बेस जो हैं और स्ट्रॉन्ग हीटिंग जो रहेगा तो उसमें हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो साइमल्टेनियसली एल्कीन या एल्काइन मिलता है। E2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, जिसमें एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलता है, वही मेजर होता है। तो SN2 में भी एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलता था। तो E2 रिएक्शन में गिव मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोस्टली E2 रिएक्शन में भी हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मतलब टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड इज मोर स्टेबल देन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड देन डाई सब्स्टिट्यूटेड, सबसे कम मोनो सब्स्टिट्यूटेड। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जिसमें हाफमैन प्रोडक्ट अर्थात लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्म होता है। तो E2 एलिमिनेशन में हम आपको फिर से बता दें कि इसमें जो आपका इसमें लिविंग ग्रुप का निकलना और जो हमारा बेस स्ट्रांग होता है तो वो इंतज़ार नहीं करता है, तो उसका जुड़ना दोनों एक साथ साथ होता है, इसीलिए इसको E2 एलिमिनेशन, क्योंकि इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उसमें रिएक्टेंट और एजेंट दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को E2 रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए E2 एलिमिनेशन रिएक्शन कह रहा है इन दिस रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय सिडजेफ रूल। सिडजेफ रूल क्या है, जिसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज अ मोर स्टेबल, ये सिडजेफ ने बताया था। सिडजेफ एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड इज मोर स्टेबल दैन ट्राई दैन डाई एंड डाई इज मोर स्टेबल दैन मोनो। मतलब एल्कीन पे जितना सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा लगा रहेगा, जितना वो सब्स्टिट्यूटेड होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अगर उस पर अल्फ़ा पे सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होगा तो वो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू स्टेबल होता है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और उसी को सिडजेफ ने बताया। लेकिन इन कुछ ऐसे कंडीशन हैं जिसमें हाफमैन प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है। तो कौन कौन से केस हैं, इस 4 केस को हम देखेंगे। तो पहला केस है जब हमारा लिविंग ग्रुप जो है पुअर हो, पुअर मतलब जैसे फ्लोरीन टाइप के ये बहुत पुअर होते हैं। तो जब फ्लोरीन पुअर होगा तो अल्कोहलिक KOH के में ये देखिए ये वाला और ये वाला, तो ये बाहर वाला निकलेगा तो लेस सब्स्टिट्यूटेड और ये होगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो जब लिविंग ग्रुप हमारा पुअर होगा तो इसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा, ये आपको जानना है। दूसरा केस होता है जब हमारा बेस बल्की हो, और बल्की हो जैसे DDU है, सोडियम और पोटेशियम टर्सरी ब्यूटाक्साइड है। तो ये जो अगर बेस हमारा बल्की होगा तो हमारा ये हाइड्रोजन है और एक अंदर का हाइड्रोजन है, तो ये हमेशा आउटर के हाइड्रोजन को निकालेगा, क्योंकि यहाँ पे जाएगा तो ये हिंडर्स होगा, एक दूसरे के स्टेरिक हिंडेंस होगा, तो ये इस वाले हाइड्रोजन को निकाल कर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाएगा हाफमैन प्रोडक्ट, और जो सिडजेफ प्रोडक्ट जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा वो बहुत कम बनेगा। तो जब हमारा बेस बल्की होगा, जैसे बल्की मतलब बड़ा, जैसे ये देखिए सोडियम और पोटेशियम टर्सरी ब्यूटाक्साइड है। तीसरा केस अगर देखें तो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइन हैविंग ए क्वाटरनरी गामा हाइड्रोजन, अगर हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में जो गामा पोजीशन होता है, मतलब अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा जो है क्वाटरनरी मतलब 4 डिग्री है, तो अगर ऐसी कंडीशन होगा तो उस केस में भी हमारा हाफमैन प्रोडक्ट मिलेगा, और हाफमैन मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज अ मोर स्टेबल इन केस ऑफ हाफमैन एंड मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज अ मोर स्टेबल इन केस ऑफ सिडजेफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जब हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड के गामा पर क्वाटरनरी होगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हाफमैन के रूल से मिलेगा। ये तीसरा इंपॉर्टेंट केस है जब हाफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा। चौथा इंपॉर्टेंट केस है कि व्हेन लिविंग ग्रुप इज बल्की टाइप, मतलब
NR3 प्लस टाइप का है, SR2 प्लस टाइप का है। तो देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है, ये बहुत बल्कि या बड़ा ग्रुप है, तो ये जो है ये बल्कि ग्रुप है, तो यहाँ ये बल्कि एक दूसरे को स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड कराएंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए ये क्या काम करता है, ये जो लेस हाइंडर वाला हाइड्रोजन है उसके हाइड्रोजन को निकालेगा और निकाल कर ये प्रोडक्ट मिलता है। मतलब यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट है वो फिर से हाफमैन है, और जो हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड, मतलब यहाँ पर तो मोर सब्स्टिट्यूटेड कम स्टेबल है, तो ये जो CH3 बनेगा जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये CDF प्रोडक्ट मिलेगा। और CDF प्रोडक्ट आप जानते हो कि इस केस में कम बनता है, तो यहाँ हाफमैन अगर C बनेगा तो वो 20 बनेगा। तो 4 केस को एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर दूं। जब लिविंग ग्रुप पुअर होगा जैसे फ्लोरीन, जब बेस हमारा बल्कि होगा, बड़ा होगा। तीसरा, जब प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइन के क्वाटरनरी पर गामा हाइड्रोजन हो। जब लिविंग ग्रुप बल्कि हो तो उस केस में हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हाफमैन के रूल से मिलेगा। और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज ऑलवेज मोर स्टेबल इन केस ऑफ इन दिस 4 ग्रुप। लेकिन E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में मोस्टली CTJ प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन ये 4 केस में हाफमैन प्रोडक्ट मिलेगा। और मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ये ज़्यादा पूछा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट भी देख लेते हैं E2 रिएक्शन के संदर्भ में कि इन दिस रिएक्शन बोथ ग्रुप शुड बी एंटी पेरीप्लेनर, मतलब एक दूसरे के एंटी कन्फर्मेशन में होना चाहिए। जैसे मैं अगर आपको उदाहरण के थ्रू समझाऊं, जैसे ये है ब्रोमीन, मान लीजिए अबव द प्लेन है और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये हाइड्रोजन जो होना चाहिए वो एक दूसरे के 180, ये अबव द प्लेन है तो ये बिलो द प्लेन होना चाहिए। और बिलो द प्लेन मतलब ये दूसरे के एंटी पेरीप्लेनर मतलब ट्रांस में होना चाहिए, तब हमारा ये प्रोडक्ट मिलेगा। अगर ब्रोमीन अबव द प्लेन है या हाइड्रोजन अगर अबव द प्लेन है तो हमारा जो बिले वाला हाइड्रोजन है वो निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके कहने का मतलब है कि जो एंटी कन्फर्मेशन मतलब 180 एंगल हो एक दूसरे के बीच में, अगर ब्रोमीन अबव द प्लेन है तो जो दूसरा हाइड्रोजन जो एडजेसेंट कार्बन का निकलने वाला है वो हमेशा बिलो द प्लेन होना चाहिए। अगर ब्रोमीन बिलो द है तो वो बगल वाला हाइड्रोजन हमेशा अबव द प्लेन होना चाहिए। इस स्टेटमेंट का कहने का ये मतलब है। दूसरा ये कह रहा है कि व्हेन एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 6 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड बोथ ग्रुप शुड बी डाइएक्सियल आर एंटी ट्रांस। तो जैसे इसको इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारा ये Br है और ये H है, तो ये भी एक दूसरे में, ये देखिए 6 मेंबर साइक्लिक रिंग है, तो इसमें जो हमारा ये जो लिविंग ग्रुप है और ये जो हाइड्रोजन है वो हमेशा ट्रांस पे होना चाहिए, एंटी पर होना चाहिए, मतलब 180 एंगल होना चाहिए, इसके बॉन्ड एंगल होना चाहिए। तो अगर एक दूसरे के एंटी पर हैं तभी ये रिएक्शन हमारा फिजिबल होगा, तभी ये आसानी से होगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट का कहने का ये मतलब है। और रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होगा, मतलब स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जिसमें एक ही टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं और वो हमेशा मेजर बनते हैं। जैसे SN2 में हमने बताया था और E2 में भी मैं बता रहा हूँ। तो SN2 और E2 में जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो स्टीरियो स्पेसिफिक मिलता है, लेकिन E1 या SN1 में स्टीरियो सेलेक्टिव मिलता है, जिसमें 2 टाइप के प्रोडक्ट मिले, जिसमें एक मेजर हो और एक माइनर हो, तो उसे हम लोग स्टीरियो सेलेक्टिव कहते हैं। तो अब CTJ और हाफमैन क्या है, तो देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री पे मेन फोकस रहना चाहिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चन कठिन बनाएगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। CTJ क्या है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को एक्सप्लेन किया गया हाइपर कंजुगेशन से भी, जिसका ज़्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो टेट्रा सब्स्टिट्यूट इज मोर स्टेबल देन ट्राई, ट्राई इज मोर स्टेबल देन डाई, एंड सबसे कम मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ देखिए जो जब डिहाइड्रेशन हुआ है तो हमारा ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड और डाई सब्स्टिट्यूटेड बना है, तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ज़्यादा स्टेबल होगा डाई सब्स्टिट्यूटेड की अपेक्षा। तो CTJ का रूल यही कहता है कि जो हमारा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द डाई सब्स्टिट्यूटेड। और ट्रांस और सिस में आप जानते हो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। हाफमैन में क्या है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ऑलवेज इज मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी आर्डर हाफमैन रूल में मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगा, फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड, फिर ट्राई और फिर टेट्रा। तो हाफमैन में ये बनेगा, लेकिन CTJ में ये बनेगा। यही है हाफमैन और CTJ का रूल।
कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलो मतलब हेलोजन, तो जिसमें HX रिमूव हो। और ये रिएक्शन तब होता है जब हमारे पास टर्सरी ब्यूटाक्साइड, टर्सरी पोटेशियम ब्यूटाक्साइड, एल्कोहलिक NaNH2, एल्कोहलिक KNH2, एल्कोहलिक NaOH या एल्कोहलिक KOH जैसे रीजेंट होते हैं। तो इसमें एल्कीन और एल्काइन फॉर्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ बेस। इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारा एरिथ्रियो होगा, एरिथ्रियो का मतलब क्या है, तो अगर हम इसको देखें तो एरिथ्रियो का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा CH3 है, यहाँ पर हमारा H है, यहाँ पर हमारा Br है, ये H है, ये हमारा C6H5 है और ये CH3 है। तो एरिथ्रियो है। तो अगर हमारा एरिथ्रियो होगा और बेस की उपस्थिति में इसको हीट करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा ई एल्कीन बनेगा, मतलब ट्रांस एल्कीन बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा कह रहा है कि अगर हमारा थ्रियो होगा, थ्रियो का मतलब अगर सेम ग्रुप अलग अलग पोजीशन पर है, CH3 Br, H इधर आ गया, C6H5 CH3, ये थ्रियो है क्योंकि इसमें दोनों ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें ये और ये निकलेगा और जो प्रोडक्ट हमारा मिलेगा वो जेड एल्कीन मिलेगा। जेड का मतलब सिस एल्कीन मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा इसको हम स्पीड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। देखिए लगभग 22 मिनट हो गया है। तो एरिथ्रियो जो होगा ट्रांस देगा, ई एल्कीन देगा, जबकि थ्रियो जो होगा सिस या जेड एल्कीन देगा। दूसरा हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है। तो इसमें टर्सरी जो है सेकेंडरी एल्कोहल हमेशा इवन रिएक्शन देते हैं, जबकि प्राइमरी एल्कोहल बीटा हाइड्रोजन, मतलब यहाँ दो कंडीशन आपको जानना है, जैसे कि टर्सरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल ऑलवेज गिव इवन रिएक्शन, while primary alcohol which beta hydrogen is 3 or 4 degree always give even reaction। मतलब यहाँ पर आपको ये चीज़ जानना है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल के बीटा पर 3 डिग्री या 4 डिग्री रहेगा तो वो भी इवन रिएक्शन देगा, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल जिसके बीटा कार्बन पर 1 डिग्री या 2 डिग्री रहेगा वो हमेशा E2 रिएक्शन देगा। In this reaction, more substituted alkene is formed. Rearrangement also takes place in this reaction। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, E1 रिएक्शन में चूंकि लिविंग ग्रुप निकलता था तो कार्बोकेटायन बनता था, और हमने आपको बताया था जहाँ भी कार्बोकेटायन बनेगा वहाँ रीअरेंजमेंट होगा। तो E1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट भी होता है, अगर 2 डिग्री है तो 3 डिग्री में जाएगा, जैसा मतलब स्टेबल में जाएगा, रीअरेंजमेंट होगा। E2 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है क्योंकि उसमें हमने बताया था कि उसमें कोई इंटरमीडिएट इस प्रकार का बनता नहीं, केवल ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो E1 में रीअरेंजमेंट होगा, E2 में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब हाइड्रेशन का एक जनरल मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं कि अगर ये देखिए किस रीजेंट की उपस्थिति में डिहाइड्रेशन होता है, जैसे कंसनट्रेटेड H2SO4, KHSO4, H3PO4 in presence of heating, anhydrous Al2O3 in presence of heating, anhydrous PCl5 in presence of heating, anhydrous ZnCl2 in presence of heating, anhydrous P2O5 in presence of heating, BF3 in presence of heating। तो ये सभी आप याद कर लीजिए क्योंकि इनके उपस्थिति में हमारा डिहाइड्रेशन होता है। ये डिहाइड्रेटिंग रीजेंट कहलाते हैं। तो जब किसी अल्कोहल को एसिड की उपस्थिति में किया कराया तो ये H इस लोन पेयर के पास जाएगा, और लोन पेयर के पास जाएगा तो ऑक्सीजन डिस्टेबलाइज हो गया, इसीलिए वो H2O के रूप में निकल गया। तो ये देखिए कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन ये हमारा 2 डिग्री का है, बगल में अगर चला जाए तो 3 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ तो 1 2 शिफ्ट कर जाता है, और शिफ्ट कर जाता है तो हमारा ये कंडीशन मिलता है। अब यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल कर वो 2 प्रोडक्ट मिल सकता है, एक लेस सब्स्टिट्यूटेड मिले और एक मोर सब्स्टिट्यूटेड मिले। चूँकि हमने आपको बताया कि इसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन इज मोर स्टेबल, तो यहाँ पर ये जो मोर सब्स्टिट्यूटेड नीचे वाला है वो ज़्यादा बनेगा, ऊपर वाला कम बनेगा। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का ये सिंपल सा मैकेनिज्म है। इसमें जो हमारा रीअरेंजमेंट भी होता है, और हमने बताया कि ये जो रीजेंट है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। तीसरा जो हमारा है डीहैलोजिनेशन, जिसमें डीहैलो का मतलब हैलोजन है। मोस्टली इसमें क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन होता है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम
सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, जिंक डस्ट एथेनॉल की उपस्थिति में, या सोडियम और सिल्वर एथेनॉल की उपस्थिति में। तो इसको अगर ये जैसे सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, जिंक डस्ट इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, सिल्वर इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, तो ये रिएजेंट यूज किए जाते हैं डीहैलोजिनेशन में। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री, कि अगर मीजो कंपाउंड होगा तो वो ट्रांस देगा या एल्कीन देगा, और डी और यल फॉर्म्स है मतलब डेक्स्ट्रो या लिवियो फॉर्म है तो वो हमेशा सिस देगा या जेड एल्कीन देगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री पे फोकस हमारा हम में रहता है क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। अब मैकेनिज्म देख लें तो अगर हम सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन कराते हैं तो पहले स्टेप में आयोडीन जो है इस ब्रोमीन को निकालेगा, उसके बाद ये हमारा जो ब्रोमीन को जब निकालेगा तो ये हमारा लिविंग ग्रुप एक रहता है, लिविंग ग्रुप अपने आप निकल जाएगा तो हमारा ये एल्कीन बन जाता है। और जो हमारा ये ब्रोमीन जब ये आयोडीन जो ब्रोमीन को निकाला था IBr बना था, तो दूसरा जो आयोडीन है उस इसके साथ रिएक्शन करके I2 बना देगा, जो ब्रोमीन हमारा बचा हुआ सोडियम के साथ NaBr बना देगा। तो ये एक मैकेनिज्म है जिसमें डीहैलोजिनेशन रिएक्शन होता है और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है। तो इसमें ध्यान देना है कि मीजो कंपाउंड ट्रांस देता है एल्कीन, जबकि DL जो फॉर्म है वो CSRZ एल्कीन देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन इससे जुड़ा हुआ है वो फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन को हम लोग जिंक डस्ट की उपस्थिति में कराते हैं तो उसमें भी डीहैलोजिनेशन रिएक्शन होता है। चौथा है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, इसमें H2 का रिमूवल होता है। ये रिएक्शन मोस्टली कॉपर या सिल्वर हीटिंग के प्रेजेंस में किया जाता है। तो इस रिएक्शन को आप सिंपली देख लीजिए, इसमें H और एक H, तो ये H जब निकलेगा ये वाला इधर जाएगा, ये वाला ऐसे निकल जाए तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। इस प्रकार के रिएक्शन को डिहाइड्रोजिनेशन, जिसमें 2 H2 निकल जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसका नाम है पीटरसन रिएक्शन। तो पीटरसन रिएक्शन क्या है, जिसमें सिंथेसिस ऑफ एल्कीन, चूँकि एल्कीन इसमें बनता है इसलिए हमने इस पीटरसन को रिएक्शन इसमें लिया है, फ्रॉम एल्डिहाइड आर कीटोन यूजिंग अल्फा सिलिल आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसको बोलते हैं अल्फा सिलिल आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें जो मेटल होगा वो लिथियम हो सकता है या मैग्नीशियम हो सकता है। तो इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है उसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री है, फिर मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ कि अगर रिएक्शन हमारा कैटालाइज बाय एसिड के द्वारा किया जाएगा तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो एंटी एलिमिनेशन, और इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एल्कीन E2 मैकेनिज्म से। और व्हेन रिएक्शन इज कैटालाइज बाय बेस, प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स विल बाय सिन एलिमिनेशन, मतलब प्रोडक्ट जो मिलेगा हमारा वो जेड बनेगा या सिस एल्कीन बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इन 2 केस को आप जानते रहिए कि अगर एसिड से होगा तो ई एल्कीन बनेगा, बेस से होगा तो हमारा जेड एल्कीन और सिनेसेल। अब इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कार्बन पर प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस। तो सिलिकॉन की देखिए एक चीज़, फ्लोरीन है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, इनकी इलेक्ट्रॉन के प्रति बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है। तो जब हमारा रिएक्शन होगा तो ये जो सिलिकॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, यम निकल जाएगा, यम के ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस। तो ये जो कार्बन का माइनस है इस वाले कार्बन के साथ देखिए बॉन्ड बनाया, और सिलिकॉन जिसकी ऑक्सीजन के प्रति रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। आप यहाँ देख सकते हो ये इस प्रकार ऑक्सीजन पे अटैक किया कि ऑक्सीजन को अपने ऑर्बिटल में ले लेता है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा मतलब ऑक्सीजन के पास, और ये जो ऑक्सीजन के साथ लगा इधर आ जाएगा, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जो सिलिकॉन है वो ऑक्सीजन को लेकर निकल जाएगा। तो ये R3SiO बना देगा और हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। अब आपको एक ही चीज़ ध्यान देना है, जब हमारा रिएक्शन को एसिड, यहाँ पर जो रिएजेंट लिया जाएगा अगर वो एसिड कैटालाइज होगा तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो एंटी एलिमिनेशन से ई एल्कीन बनेगा, और जब हमारा कैटालाइज बेस होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो फॉर्मेशन सिन एलिमिनेशन, और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो जेड बनेगा यार, सिस एल्कीन बनेगा। तो ये हमारा पीटरसन रिएक्शन है, पीटरसन ओलिफिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में तो देखिए ये बचा हुआ है थोड़ा सा, इस पर भी हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारा मेथिल
मतलब अगर हेलोमेथिल है तो वहाँ पे जो अगर पुअर न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर वहाँ पे वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल जैसे I-RS-RO- तो SN2 होगा। स्ट्रांगली बेसिक हाइंडर न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो वहाँ पे SN2 होगा, और स्ट्रांगली बेसिक हाइंडर न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो SN2 होगा। प्राइमरी अगर हाइंडर मतलब प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ये अगर अनहाइंडर है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर हम वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो SN2, स्ट्रांगली बेसिक हाइंडर न्यूक्लियोफाइल लेके तो SN2, और स्ट्रांगली बेसिक हाइंडर न्यूक्लियोफाइल इस प्रकार का लेते हैं तो E2 रिएक्शन देगा। प्राइमरी है लेकिन अगर हाइंडर है तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं, इसमें SN2, इसमें E2 और इसमें E2 होगा। अगर हमारा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है तो इसमें SN1 होगा, और E1 जो होगा मतलब SN1 और E1 जो होगा वो स्लो होगा, लेकिन SN2 अच्छा होगा, E2 भी अच्छा होगा, और E2 इसमें टर्सरी अगर हमारा है और उसमें पुअर न्यूक्लियोफाइल यूज किया गया तो इसमें E1 और SN1 होगा। वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल है तब भी SN1 और E1 होगा, क्योंकि टर्सरी जो है वो SN1 और E1 के प्रति ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर स्ट्रांगली बेसिक अनहाइंडर न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो E2, और स्ट्रांगली बेसिक हाइंडर न्यूक्लियोफाइल DBU टर्सरी ब्यूटा पोटेशियम टर्सरी ब्यूटाक्साइड लेंगे तो E2। ये है β2 एनायनिक स्टेबलाइजिंग ग्रुप। अगर हमारा अल्फ़ा बीटा ये लेंगे तो यहाँ पर E1CB होगा, क्योंकि E1CB तभी होता है जब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हो। E1CB भी E1 के जैसा ही होता है, क्योंकि ये भी यूनिमॉलिक्यूलर होता है, इसमें कंजुगेट बेस रहते हैं। और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप -I और -M का ग्रुप लगा होना चाहिए। तो जब हमारा बेस ECH को निकालता है तो ये जो कार्बोनिल है ये इसके एनायन को स्टेबलाइज करता है, और उसके पश्चात ये लिविंग ग्रुप निकल जाता है, इसको बोलते हैं E1CB। तो E1CB हमारा रिएक्शन तभी होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हो या एसिडिक प्रोटॉन हो। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल में भी E1CB, स्ट्रांगली बेसिक अनहाइंडर न्यूक्लियोफाइल में भी E1CB, और स्ट्रांगली बेसिक हाइंडर न्यूक्लियोफाइल में भी E1CB रिएक्शन होगा। तो ये एक समराइज फॉर्म है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में एलिमिनेशन रिएक्शन को, थोड़ा लंबा हो गया ये, लेकिन ये कंप्लीट स्टडी ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे।